चालू करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर नंबर 11 है आपका। अब देखो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ना, उसमें एक बात बताता हूं। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो लास्ट के चैप्टर्स हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनका ज्यादा वेटेज है। मतलब इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 7 से लेकर चैप्टर नंबर 12, उनका जो वेटेज है वो सबसे ज्यादा है, और स्टार्टिंग के जो 6 चैप्टर्स हैं उनका वेटेज थोड़ा सा कम है। तो इसलिए मैंने जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में चालू किया है, वो सबसे पहले चालू ही किससे किया है, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। चालू कर रहा हूं मैं सबसे पहले कौन सा चैप्टर, चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर। चैप्टर का नाम क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वी आर स्टार्टिंग विद इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या, वो अपने को समझना पड़ेगा। आज देखो इंफ्रास्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या अपने को क्या पता है इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, फिर एनालाइज करके देखेंगे कि हमें हमारे नोट्स में क्या दे रखा है इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, आज मतलब अपन बोलते ना यार दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ज्यादा बेटर है जयपुर के इंफ्रास्ट्रक्चर से, या जयपुर का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ज्यादा बेटर है किसी छोटी सिटी की बात मान लेते हैं, उदयपुर हो गया, अजमेर हो गया, सीकर हो गया, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर से। अपन जाते हैं, अपन दिल्ली गए हैं, और आई गेस सब लोग दिल्ली जा चुके होंगे, ठीक है। तो आप लोग दिल्ली जाते हो, देखते हो यार मतलब 25-25, 30-30, 40-40 स्टोरीज की बिल्डिंग है, और यहां पे देखो आप, यहां पे क्या है, यहां पे आप देखो तो मैक्सिमम कितना होता है, 13-14, ठीक है, फ्लोर से ज्यादा की बिल्डिंग्स जनरली बन नहीं पाती है। अब होता ही है कि मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर देखो आप, तो जहां पे जिस जगह का जितना बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उस जगह उतना ही बेटर बिजनेस होता है। और सिंगापुर को देखो, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखो। इंफ्रास्ट्रक्चर आपको एक्चुअली बिजनेस बिल्ड करने में हेल्प करता है। जितना बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बेटर बिजनेस। आपको मैंने शायद धुलेरा स्मार्ट सिटी की स्टोरी बताई होगी, बताई तो अच्छी बात है, नहीं बताई तो मैं वापस एक बार बता देता हूं। धुलेरा स्मार्ट सिटी गुजरात से, अहमदाबाद से करीब 45 मिनट्स का उसका रास्ता है, 45 मिनट के आसपास का रास्ता है, ठीक है। पूरी एक स्मार्ट सिटी बनाई गई है। धुलेरा स्मार्ट सिटी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट स्मार्ट सिटी ऑफ दिस कंट्री। नरेंद्र मोदी का प्रोजेक्ट था। 50 लाख लोगों को तो वहां पे डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है, और करीब 2.5 करोड़ लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वहां पे मिल रहा है। बनाया ऐसा गया है प्रोजेक्ट कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करा गया, स्मार्ट सिटी बनाई गई, एक भी वायर ऊपर से नहीं जा रहे, सारे के सारे वायर, वाटर, जो भी कनेक्शंस हैं, वो सारे के सारे क्या है, जमीन से जा रहे हैं। इतना स्मार्टली काम करा गया है कि जो बारिश का पानी है वो सड़कों पे 2 मिनट भी नहीं टिकेगा, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छे से बनाया गया है। रोड्स बहुत ब्रॉड बनाई गई है। गलियों को इस तरीके से कनेक्ट करा गया है वहां से कि कोई भी एक्सीडेंट होने का चांस नहीं हो। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई गई है, ठीक है। बिल्डिंग्स की जो नींव है, जो फाउंडेशन है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिया गया है। एक सेंट्रलाइज्ड उन्होंने क्या करा है, सिक्योरिटी सिस्टम बनाया है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के लिए जगह वहां पे लैंड काटी गई है। अलग अलग आईटी कंपनीज के लिए वहां पे जगह बनाई गई है। तो एक बहुत स्मार्ट तरीके से उन्होंने सिटी को प्लान किया, ड्राफ्ट किया, फिर उसके ऊपर पैसा खर्च करना चालू किया। जैसे अपन क्या करते हैं, अपन आप में से कोई फ्लैट्स में रहता है, हो सकता है रहता हो, तो अगर आप कोई फ्लैट्स में रहते हो तो फ्लैट्स इज लाइक इसी तरीके के प्रोजेक्ट होते हैं, बट वो छोटे प्रोजेक्ट होते हैं। छोटे मतलब बहुत छोटे, और पूरी सिटी बनाना जहां पे 2.5 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन जा सकती है, तो वो बनाना एक्चुअली बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है। फ्लैट्स का भाई 50 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 40 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 30 करोड़ का, 100 करोड़ का, 200 करोड़ का प्रोजेक्ट। वो जो प्रोजेक्ट्स है वो 20-20 हजार, 10-10 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो वहां पे वो लोग क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं फॉरेन से कंपनीज को कि आपको जाना कहां है, आपको कहीं और नहीं जाना, यहां पे रहना है। फॉरेन से कंपनीज इंडिया में कब आती है, फॉरेन से कंपनीज इंडिया में तब आती है जब इनको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है। क्या मिलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है। अगर उनका एक बिल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो जाएगा तो वो लोग को कंपनी इंडिया में लाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, आराम से वो लोग अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो इंडिया में वो लोग आते क्यों हैं, उस जगह पे क्यों आते हैं जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाता है, क्योंकि अपना बिजनेस एक्सपैंड करने में उनको इजी रहता है। और इंडिया को एक बात बताता हूं मैं आपको, इंडिया की ग्रोथ का सिर्फ एक तरीका है आज की डेट में, वो है एमएनसीज। जैसे जैसे एमएनसीज इंडिया में एंटर हो रही है, एमएनसीज को लगता है कि इंडिया में अपन जाते हैं, फिर वो लोग क्या करते हैं, अपने रॉ मटेरियल प्रोक्योर कहां से करते हैं, इंडिया से करते हैं। अब रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट कहां से चल रहा है, इंडिया से चल रहा है। तो इंडियंस सीख जाते हैं कि वो काम कैसे करना है, इंडियंस सीख जाते हैं कि वो काम कैसे करना है। एक टाइम के बाद पैसा कमाया और खुद ही का काम चालू कर दिया।
एक टाइम के बाद पैसा कमाया, खुद ही का काम चालू कर दिया। एग्जाम्पल देता हूं, रिलायंस डिजिटल है। रिलायंस डिजिटल ने क्या किया, रिलायंस ने क्या किया समझना, सारी कंपनीज के ब्रांड्स उसके पास रखे हुए हैं। रिलायंस डिजिटल जाओ, एसी खरीदना है आपको, ठीक है, हिटाची का है, ठीक है, ओ जनरल का है, सारे एसी उसके पास रखे हुए हैं, सारी कंपनीज के एसी उसके पास रखे हैं, और साइड में कॉलम बना हुआ है, ठीक है, रिकनेक्ट का। रिकनेक्ट किसका है, रिलायंस का इंटरनल ब्रांड है। वो रिलायंस का इंटरनल ब्रांड कैसे है वो मैं आपको बताता हूं। रिकनेक्ट एक्चुअली ब्रांड बना कैसे, और ये हुआ क्या, वो कंपनीज जो इन कंपनीज को लाइक एलजी, हिटाची, इन कंपनीज को जो प्रोडक्ट सप्लाई करती थी, वो कंपनीज को पता तो है कि एसी कैसे बनाना है। वो मिले रिलायंस से, बोलते हैं कि सर आपने स्टोर चालू करा है, आप ही का ब्रांड बना लो आप, रिकनेक्ट, प्रोडक्ट हम आपको 20,000 में देंगे, आप बेचना 30,000 में, 10,000 का प्रॉफिट आपका, 20,000 हमारे। तो प्रॉफिट मार्जिन शेयर कर लेते हैं, ठीक है, कॉस्ट हमारी, आप बेचो, बेच के हमें पैसा दे दो, बेचो, बेच के हमें पैसा दे दो। इस तरीके से रिकनेक्ट ब्रांड उन्होंने चालू कर दिया। तो रिकनेक्ट ब्रांड में रिलायंस ने खुद ने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करा है, ब्रांड रिलायंस का है, बाकी बनवाता बाहर से सारा सामान। और बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ ब्रांड खुद का रहते हैं। अरे आप सारी बातें छोड़ो, आप एप्पल को देख लो, सारा सामान बाहर से बनवाता है और ब्रांड खुद का, और खुद का ब्रांड ऐसा, सॉफ्टवेयर भी खुद का, अलग ही मार्केट क्रिएट कर लिया ताकि कोई इसे कॉपी ना कर सके, कोई इसके मार्केट में एंटर ना हो सके, रेस्ट्रिक्टेड कर दिया एंट्री। बोले तू कैमरा बना ले, तू मदरबोर्ड बना, तू बॉडी बना, तू ये बना, तू वो बना, मैं सॉफ्टवेयर बनाऊंगा सर, मैं ब्रांड को प्रमोट करूंगा, मैं सॉफ्टवेयर बनाऊंगा, इतना हैवी सॉफ्टवेयर मेरा चल सके, तू इस तरीके की चीज बना, मैं टेस्ट करता रहूंगा। टेस्ट किया, वो कंपनी पास हो जाती है, कंपनी पास हो गई, मैंने मॉडल लॉन्च कर दिया आईफोन 12, ले भाई, कर दिया लॉन्च कंपनी ने प्रोडक्ट। अब दूसरी कंपनी को पता है कि कैसे बना रहे, जैसे कि सैमसंग इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ आईफोन के प्रोडक्ट्स। एप्पल के प्रोडक्ट्स, एप्पल का जो आईफोन आता है उसके अंदर जो कितने सारे सिस्टम होते हैं, उसका मदरबोर्ड, उसकी असेंबलिंग का काम करना, उसका कैमरा बनाना कौन करता है, सैमसंग करता है। तो सैमसंग को पता है वो कैसे काम करता है, कॉन्ट्रैक्ट है उनके बीच में तो इस तरीके का कि वो कॉपी नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। सैमसंग ने बीच में ट्राई भी किया था, बट केस हार गया सैमसंग अब तक 6-7 हजार करोड़ घाटे में है, क्योंकि एप्पल उसके ऊपर केस कर चुका है इन चीजों के लिए। बट फिर भी सैमसंग अपने प्रोडक्ट्स अलग तरीके से लॉन्च करता है, उसको पता है कि कैसे काम होगा। HTC का नाम सुना था, हाईटेक कंप्यूटर्स। HTC दूसरी कंपनीज के लिए बनाती थी मदरबोर्ड, और दूसरी कंपनीज को क्या कर देती थी, मदरबोर्ड सप्लाई कर देती थी। फिर HTC को लगा हम लोग सब कर सकते हैं, तो हम लोग हमारा ब्रांड लॉन्च कर देते हैं। बीच में आया, उसका ब्रांड बहुत अच्छे से चला, बट वो नहीं चला पाए, क्योंकि उनका कोर काम ये नहीं था। उनका कोर काम क्या था, मदरबोर्ड बनाने का, मार्केटिंग करना, 1000 काम करना, कंपनी से हो नहीं पाया इतना, ठीक है। तो वो इतना पीछे रह गए कि वो मार्केट में बैक स्टेप ले लिया उन्होंने कि छोड़ो, अपन तो प्रोडक्ट ही सप्लाई करेंगे। तो अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि हो क्या रहा है कि जैसे जैसे फॉरेन कंपनीज इंडिया में आ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार उनके लिए तैयार कर रही है, सरकार उनसे कमाती है पैसा और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए। पैसा कमाया और इंफ्रास्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर। इससे क्या होता है, इंडियंस वो ब्रांड तो लॉन्च नहीं करते, बट उस ब्रांड को सप्लाई करना चालू कर देते हैं। भाई आज कोई मैंने ब्रांड लॉन्च नहीं करा, बट मैंने ब्रांड को सप्लाई करना चालू कर दिया। एग्जाम्पल देता हूं कि मान लो कोई फॉरेन का कोई फॉरेन का इंस्टीट्यूट है, जैसे अनअकैडमी है, वैसे ही कोई फॉरेन का ब्रांड इंडिया में आ जाता है, बोलता है मैं तो इंडियन टीचर्स को हायर करूंगा, सीए के लिए भी, सीएस के लिए भी, इसके लिए भी, उसके लिए भी, उसके लिए भी। उसने इंडियन टीचर्स को हायर किया, इंडियन टीचर्स ने सीखा, उसका पूरा काम सीख लिया इंडियन टीचर्स ने, उसके बाद इंडियन टीचर्स ने मिलकर अपना ब्रांड लॉन्च कर दिया। समझ रहे हो क्या हुआ? सो अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली जो एमएनसीज हैं उनसे हम बहुत सारा काम सीखते हैं और हम लोग हमारा ही काम चालू कर देते हैं, और ऐसा बहुत सारी इंडियन कंपनीज ने किया है। इसीलिए गवर्नमेंट चाहती है कि जितना बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उतनी ही फॉरेन कंपनीज इंडिया में एंटर होगी। और इंडियंस का कॉपी करने का स्टाइल बहुत अमेजिंग है, वो हमेशा ही कॉपी करते हुए आएंगे, ठीक है, कर लेंगे और बना लेंगे। दिस इज और इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चालू हो जाएगा। मतलब आप समझ रहे हो मोदी की सोच क्या है, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, बट प्रॉब्लम यह है कि कोई मैन्युफैक्चरर बनना नहीं चाहता, इनिशिएटिव लेना नहीं चाहता, लोगों के पास पैसा नहीं है, और पैसा है तो भी खर्च नहीं करना चाहता। एवरीबडी वांट्स इजी मनी। मतलब अगर आपके पास 10 करोड़ है तो पता है लोग क्या सोचते हैं, बिल्डिंग बनाओ किराए पे दे दो। लोगों की सोच ये है
लोग ये नहीं सोचते कि 5-6 करोड़ की मैं फैक्ट्री लगाऊं, ठीक है, फैक्ट्री लगा के उसमें पैसा इन्वेस्ट करूं, उससे मैं बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनाऊं। नहीं, ऐसा नहीं सोचते। लोगों की सोच क्या है, मैं तो किराए की इनकम कमाऊंगा, ठीक है, महीने के 3 लाख रुपए की इनकम आएगी, साल के 36 लाख रुपए, 40 लाख रुपए, इंजॉय करूं जिंदगी में, अब मेरे को नहीं काम करना। ऐसा सोचते हैं लोग, लोगों की सोच ऐसी है इंडिया के अंदर। तो मैन्युफैक्चरर नहीं बनना चाहते, सर्विस सेक्टर में जाना ज्यादा चाहते हैं, ठीक है। इसलिए इंडिया का टर्शरी सेक्टर बहुत ग्रो कर गया और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत ज्यादा पीछे रह गया। चाइना आगे इसलिए गया क्योंकि चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है। दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कौन देखता है? सिर्फ चाइना, सिर्फ चाइना। आपको पता है, आप जितने भी ब्रांड्स के कपड़े पहनते हो वो सारे ब्रांड्स के कपड़े मेजरली चाइना में बनते हैं। अब तो इंडिया में भी बहुत सारे बनते हैं। हम जो ब्रांड बोलते हैं ना, वो एक्चुअली ब्रांड की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही हो रही है और वो लोकल कंपनी के पास हो रही है। वो लोकल कंपनी भी अपना ब्रांड चालू कर चुकी है मार्केट में। आप देखना, मिंत्रा पे जाके देखना, मिंत्रा पे ना आपको बड़े नए नए ब्रांड्स मिलेंगे और उनका कलेक्शन भी बहुत अच्छा मिलेगा। पता है क्यों? क्योंकि वो कंपनीज हैं जो दूसरी ब्रांड्स के लिए अपने कपड़े बनाती थी। लाइक लेवाइस है, लेवाइस ने मेरे को ऑर्डर दे रखा है कि आपको 50,000 डेनिम्स बनाने हैं, तो मैं 50,000 डेनिम्स उसके लिए बना रहा हूं। मैंने एक फैक्ट्री मेरी चालू करी जिसमें मैं मेरा ब्रांड बना रहा हूं। मेरा ब्रांड बना के मैं मार्केट में खुद ही आ गया, तो मैं उसके साथ तो काम कर ही रहा हूं, बट मेरा ब्रांड भी साथ में चल रहा है मार्केट में। समझ रहे हो? एक ब्रांड है रोडेस्टर, वो इसी तरीके का है और इस तरीके से और अच्छे कपड़े आते हैं उसके। हाँ, मैंने खूब खरीदे। तो आपको मैं तो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि आप देख रहे हो हाउ मार्केट इज वर्किंग राइट नाउ। चलो, ये तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया आप लोग को। अब होता क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या, कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबको समझ आ गया कि भैया इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से काम करता है, कैसे चलता है, तो हम लोग को समझ आया। अब हुआ ये कि व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बार इकोनॉमिक्स के हिसाब से इसकी क्या डेफिनेशन है वो देखते हैं। ये बोलता है इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू सपोर्ट सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? सपोर्ट सिस्टम है। क्या है? सपोर्ट सिस्टम है। इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट सिस्टम है इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए, दोनों के लिए सपोर्ट सिस्टम है। गांव में आज भी लोगों की डेथ हो जाती है क्योंकि टाइम पे उनका इलाज नहीं हो पाता, क्योंकि कम्यूटेशन का टाइम बहुत ज्यादा लगता है। गांव से शहर में लेके आना पड़ता है उसको बचाने के लिए, ठीक है। 3 घंटे का रास्ता, 2 घंटे का रास्ता, हॉस्पिटल 2 घंटे दूर है, अगर हॉस्पिटल उससे 2 घंटे का रास्ते में दूर है और रास्ते में उसकी डेथ हो जाती है। तो कितने सारे केसेस हैं जहां पे सोशली लोग क्या नहीं कर पा रहे, डेवलप नहीं हो पा रहे, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। इसलिए हमें इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए कमाने के लिए और एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए हमें चाहिए सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या बोला मैंने? 2 बातें बोली। क्या बोला मैंने? 2 बातें। क्या चाहिए हमें? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर कमाने के लिए और दूसरा क्या चाहिए? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए। बात समझ आई? अच्छा, अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसके अंदर क्या आता है? स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, ठीक है, प्रॉपर जो जैसे गार्डन्स होते हैं, जैसे कि अपने ये सेंट्रल पार्क है, ये हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है। और दूसरा मैंने क्या कहा? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर अपने को क्या चाहिए? रोड्स, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, ठीक है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो गई, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर कनेक्शन, ये सारी चीजें हमें चाहिए। बात समझ आई? इसके लिए ना बहुत सारे स्टेट्स है ना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गोवा, आपने कार्टन बॉक्सेस देखे हैं? कार्टन बॉक्सेस जैसे ये यहां पे कार्टन बॉक्स पड़ा है जिसके अंदर ये पड़ी है ना बैटरी, ये कार्टन बॉक्स। कार्टन बॉक्सेस आपको बताता हूं मैं एक सीन। कार्टन बॉक्सेस जो है ना, कार्टन बॉक्सेस उन जो बनते हैं उनका सबसे बड़ा जो खर्चा होता है वो होता है इलेक्ट्रिसिटी। वन ऑफ माई फ्रेंड, दे आर हैविंग कार्टन फैक्ट्री। 30 लाख रुपीस मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है। 30 लाख रुपीस मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल, जहां पे तो उन्होंने अपने डीजल जनरेटर्स भी लगा रखे हैं। 2000 लोग काम करते हैं उसकी फैक्ट्री में। और मैंने एक फैक्ट्री का बिल बताया जो सबसे बड़ी फैक्ट्री है उसका बिल बताया, और वो भी उसने मुझे दिखाया था, ठीक है। उसने कहा 30, मैंने कहा वो देखा, देख फैक्ट्री दिखाया उसने मेरे को। मैं फैक्ट्री देख के सोचा, देखो भाई क्या फैक्ट्री है, बहुत बड़ी फैक्ट्री, बहुत बड़ी फैक्ट्री, मतलब बीगांव में फैली हुई फैक्ट्री। कार्टन फैक्ट्री उनकी राजस्थान की सबसे बड़ी। बिल दिखाया उसने मेरे को, 30 लाख रुपीस के आसपास का बिल था, 31 लाख के आसपास का इलेक्ट्रिसिटी का बिल था। अब आप सोचो 31 लाख का इलेक्ट्रिसिटी बिल किससे चार्ज करेंगे? खुद से तो जेब से देने वाले हैं नहीं, प्रोड्यूसर्स हैं वो लोग तो कॉस्ट में ऐड करके सामने वाले से ले लेंगे।
बट इसी जगह पे क्योंकि इंडिया में उनको इलेक्ट्रिसिटी कितनी कॉस्ट में मिल रही है पता है आपको? उनको इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट पे मिलती है करीब 12-13 रुपए, 11 रुपए, 13 रुपए, 17 रुपए। इतनी हैवी चार्जेस होते हैं इनके इलेक्ट्रिसिटी के पर यूनिट के। थोड़ी बहुत सब्सिडी भी देते दी हुई सरकार, तो भी 9-10 रुपए पड़ती होगी उनको। सब्सिडाइज रेट पे तो अपने घर पे इलेक्ट्रिसिटी आती है 9-10 रुपए पे। यहां पे इलेक्ट्रिसिटी में बिल पे करता हूं नियर अबाउट 13 रुपए पर यूनिट का। और चलते अपन गोवा, चलते अपन गुजरात, 3 रुपए पर यूनिट, 3 रुपए पर यूनिट। गोवा में, गुजरात में 3 रुपए पर यूनिट। कार्टन फैक्ट्रीज चली गई कहां पे? गोवा, गुजरात। बड़ी बड़ी कार्टन फैक्ट्रीज बना दी। जो बॉक्स बनने में लगता है 15 रुपए, वहां वो लोग चार्ज कर रहे हैं 8 रुपए, 7 रुपए। इसीलिए राजस्थान पीछे रह जाता है। चलो ये तो मैंने आपको नॉर्मली एक व्यू पॉइंट बताया मेरा कैसा हो रहा है, क्योंकि मैंने जाना जब तो मेरे को पता लगा कि इतना सस्ता काम हो रहा है वहां पे। तो इस तरीके की इनिशिएटिव्स हमारी गवर्नमेंट लेती ही नहीं है। लेना चालू करें तो बिजनेस ग्रो करेगा, बिजनेस ग्रो करेगा तो इनकी वैसे ही इकोनॉमी स्टेबल हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि लोग बिजनेस करेंगे, कमाएंगे, कमाएंगे तो टैक्स देंगे, टैक्स देंगे तो वैसे ही कमाई हो जाएगी। मतलब या कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, कान तो पकड़ना है ना, आपको पैसा चाहिए ना, तो कमा के वो आपको टैक्स दे देगा। आज अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी पूरे साल भर में, अगर मैं पूरे साल भर में 1 लाख रुपए की इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करता हूं, इंस्टेड ऑफ दिस अगर मैं 20,000 का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करूं तो मैं 80,000 बचाऊंगा। बचाऊंगा मतलब और इन्वेस्ट करूंगा बिजनेस में, मतलब और ज्यादा कमाऊंगा बिजनेस से। बिजनेस से और ज्यादा कमाऊंगा तो और ज्यादा कमाऊंगा तो टैक्स ही दे दूंगा। तो सरकार के पास तो इधर से करो चाहे उधर से करो, पैसा तो आना ही आना है भाई। घूम फिर के गवर्नमेंट विल गेट मनी, ठीक है? नॉट इन द फॉर्म ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, दे गेट मनी इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। दे विल डेफिनेटली अर्न इट। ये गवर्नमेंट सोच नहीं पा रही है इंडिया की इतनी जल्दी, इसलिए हम लोग पीछे रह गए। इसलिए हम लोग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना डेवलप नहीं हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के पीछे मोदी पागलों की जैसे काम कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज ही नोज पावर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। उसको पता है पावर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, कि पावर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ही है जिसने चाइना को इतना आगे बढ़ा दिया। सारी कंपनीज चाइना चली गई, सारी कंपनीज का फेवरेट मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना। ये शर्ट मैंने पहनी है, पता नहीं कौन सा ब्रांड है, ठीक है? इसकी मान लेते हैं इसका प्रोडक्शन चाइना में हुआ, चाइना से कितने में? 70 रुपए में बन गया। मान लो 70 रुपए में, 100 रुपए में बन के आ रही है। अरे चाइना से कंटेनर्स मंगवाते लोग 100 रुपए पर, कपड़ा जो भी आ रहा है ना उसके अंदर 100 रुपए का रेट है, फ्लैट रेट 100 रुपीज। यहां पे लाके ब्रांड है, बढ़िया ब्रांड है, आप बेचो उसको 1000 में बेचो, 1500 में बेचो, 100 रुपए में बना के दे देगा आपको एक शर्ट। बट आपको कम से कम 10,000, मतलब एक कंटेनर में 10,000 अगर आइटम्स आते हैं, यू हैव टू ऑर्डर फॉर 10,000 आइटम्स। इस तरीके से काम चलता है वहां पे। इंडिया में वही चीज 200 की बैठ जाती है। कंपनी उसका अपना ब्रांड लगा के बेचती है कितने में? 1000-1200 में। बट इंडिया से क्यों बनवा लेते हैं वो लोग? क्योंकि कम्यूटेशन, ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा पड़ जाता है, इसलिए सोचते हैं कि लोकलाइज बनवा लेते हैं। समझ आ गया? जितना बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर उतनी कम कॉस्ट, जितनी कम कॉस्ट उतना ही ज्यादा डेवलपमेंट। कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको? ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट सिस्टम है किसी भी इकोनॉमी का, सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर इज ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज, दो होते हैं मैंने समझाया था, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। दो होते हैं बताया था ना, कौन कौन से? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। वापस से, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो कमाने में हेल्प करे, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो लाइफस्टाइल बेटर करने में हेल्प करे। समझ रहे हो? लाइफस्टाइल सुधारेगा सोशल, ठीक है? कमवाएगा कौन? इकोनॉमिक। तो यहां से कमाओ, यहां पे खर्च करो, एक हेल्दी लाइफ जियो, अच्छा कमाओ। समझ रहे हो? यही सबका डिजायर होता है। एट द एंड हर ह्यूमन बीइंग का क्या डिजायर होता है? कि मैं अच्छा कमाऊं और हेल्दी लाइफ जीऊं। यही चाहता है कौन? इंफ्रास्ट्रक्चर। तो क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू सच एलिमेंट्स ऑफ सपोर्ट सिस्टम लाइक पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन व्हिच सर्व एज अ ड्राइविंग फोर्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन क्यों होता है? इन सब चीजों की वजह से होता है। आज सोचो इकोनॉमी से ट्रांसपोर्टेशन हटा दो, माल बना का बना वहीं रह जाएगा, जाएगा कैसे? तो हो गया बिजनेस खत्म। इकोनॉमी से पावर हटा दो, पावर हट गई तो लो प्रोडक्शन कैसे करूं?
ठीक है, नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। अरे कम्युनिकेशन, मेरे पास यूएस से ऑर्डर आया है कि उसको माल चाहिए, मैं कहां से सप्लाई करूं? यूएस क्या, मैं तो बगल वाली दुकान पे सप्लाई नहीं कर सकता जब तक कम्युनिकेशन नहीं हो। एक कम्युनिकेशन चैनल तो अच्छा खासा होना चाहिए, मुझे पता ही नहीं है उसको किस चीज की डिमांड है। तो कम्युनिकेशन नेटवर्क तो अच्छा होना चाहिए आपका। इंटरनेट कम्युनिकेशन, मैंने आपको कल भी बताया था कि रिलायंस जियो की वजह से एक्चुअली कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा रेवोल्यूशन आया है। बिजनेसेस की पता नहीं कितने 10 टाइम्स ग्रोथ हो गई, 100 टाइम्स ग्रोथ हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ जियो। हाँ, गलती ये है जियो की वजह से, ठीक है, बहुत ज्यादा बच्चे क्या करने लगे, फोन को चलाने लगे, ओके फाइन, बट उससे डेवलपमेंट कितना है वो देखो। आईटी सेक्टर कंपनीज बूम पे चली गई उसकी वजह से। ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन एप्स सब चलने लग गई, ऑनलाइन वीडियोस वगैरह सब बिजनेस में आ गए। अदरवाइज कहां था ये बिजनेस इतना बड़ा? तो क्यों आए? इसीलिए आए क्योंकि रिक्वायरमेंट हुई और इंडिया आगे बढ़ गया। तो ये बोलता है कि पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये ड्राइविंग फोर्स है प्रोडक्शन के, तीनों चीजें बहुत जरूरी है। आगे बोलता है abundant availability of power supply would accelerate the pace of production activity। अगर खूब पावर सप्लाई होगी तो क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, खूब प्रोडक्शन करो। अगर आपको पता है कि दिन में 4 घंटे इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो उस टाइम पे तो प्रोडक्शन रुक गया ना। दिन के 4 घंटे मतलब महीने के कितने, 120 घंटे, और महीने के 120 घंटे सोचो साल का कितना हो गया, 1440, 1440 घंटे प्रोडक्शन नहीं हुआ। इकोनॉमी को कितना नुकसान हो रहा है, लेबर को कितना नुकसान हो रहा है, फैक्ट्री को कितना नुकसान हो रहा है। वो फैक्ट्री अगर रेंटेड है तो आप सोचो फैक्ट्री को नुकसान नहीं हो रहा रेंटल्स का, कि उसको फोकट में रेंटल्स देने पड़ रहे हैं 4 घंटे के, जहां पे वो 24 घंटे फैक्ट्री चला सकता था, नहीं चला पा रहा जस्ट बिकॉज ऑफ नो पावर सप्लाई। तो ये तो गलत है ना। ये बोलता है abundant availability of power supply accelerate करेगा pace of production activity, abundant means of transport would facilitate the movement of goods from producers to the consumers, और abundant means of communication would facilitate exchange। तो तीनों की चीजों, अगर तीनों चीजें abundantly हमारे पास अवेलेबल है, मतलब बहुत अच्छी क्वांटिटी में हमारे पास अवेलेबल है, तो फायदा क्या क्या हुआ कि इससे क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन से इधर से उधर माल जाएगा, कम्युनिकेशन से, ठीक है, क्या होगा, एक्सचेंज फैसिलिटेट होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, हमेशा चलता रहेगा। In the absence of economic infrastructure, it is virtually not possible to develop efficient system of growth and development। Growth और development नहीं हो सकता है कंट्री का, ध्यान रखना, growth और development नहीं हो सकता है कंट्री का जब तक क्या नहीं होगा, प्रॉपर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा। भूल जाना ग्रोथ और डेवलपमेंट। बोलो किसको समझ नहीं आया, बताइए। आगे समझ में। नेक्स्ट आता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू सच एलिमेंट्स ऑफ सपोर्ट सिस्टम लाइक schools, colleges, hospital, nursing homes, which serve as a driving force for social development of a country। जो एक तरीके से ड्राइविंग फोर्स है सोशल डेवलपमेंट का। सोशल डेवलपमेंट रेफर्स टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट का मतलब होता है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मतलब अपन लोगों का डेवलपमेंट होना, ह्यूमन के डेवलपमेंट होना। अच्छे स्कूल से पढ़ेंगे, अच्छी बातें सीखेंगे, बेटर एजुकेशन, अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी, बेटर एजुकेशन, बेटर प्लेसमेंट, बेटर जॉब, बेटर ट्रेनिंग, बेटर नॉलेज, ठीक है। अगर हॉस्पिटल्स अच्छे हैं हम लोग हेल्दी रहेंगे, एनवायरमेंट अच्छा है हम लोग हेल्दी रहेंगे, ठीक है। इट अकर्स व्हेन देयर इज हेल्दी एंड एफिशिएंट वर्कफोर्स इन द कंट्री। तो हेल्दी और एफिशिएंट वर्कफोर्स होगा तो उतना ही अच्छा काम हो सकता है। आप सोच के देखो, अगर आप लोग बीमार रहोगे तो आप ना तो क्लासेस में रेगुलर आओगे, जब आप काम करने जाओगे बीमार रहोगे तो काम भी ढंग से नहीं कर पाओगे। तो अगर इंसान बीमार है, फिजिकली फिट नहीं है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली असर आएगा उसके काम पे असर आ रहा है तो कैसे ग्रो करेगा। कोई भी बीमार आदमी को मैंने ग्रो करते हुए नहीं देखा कभी भी आज तक, बीमार आदमी को नहीं देखा। फिजिकली चैलेंज है तो बात अलग है, फिर उसमें ईगो आ जाता है और वो दिमाग तेज होता है तो वो ग्रो करता है। बट व्हेन यू आर सिक यू कैन नॉट ग्रो, क्योंकि आपका दिमाग ही नहीं चल पाएगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्रोसेस ये बोलता है व्हाइल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेलरेट्स द ग्रोथ, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेलरेट्स द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करेगा, ग्रोथ बढ़ाएगा, और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ह्यूमन को डेवलप करेगा। और एक डेवलप्ड ह्यूमन ज्यादा बेटर ग्रोथ ला सकता है, एक डेवलप्ड ह्यूमन ज्यादा बेटर ग्रोथ ला सकेगा। समझ आई क्या बात, बोलो कौन है जिसे समझ नहीं आया। आगे देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, सेकंड टॉपिक देखेंगे। क्या बोलता है सेकंड टॉपिक, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट में सबसे पहला पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट्स प्रोडक्शन। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या प्रमोट करता है,
प्रोडक्शन प्रमोट करता है। देखो अभी मैंने आपको ऑलरेडी समझाया था, जितना बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बेटर प्रोडक्शन, और मैंने ना लॉजिक के साथ समझाया आपको। क्या बोला था मैंने कि व्हाट मोदी इज डूइंग एक्चुअली इन द इकोनॉमी, वो चाहता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो ताकि फॉरेन कंपनीज इंडिया में आए। फॉरेन कंपनीज इंडिया में आएगी तो खुद तो प्रोडक्शन करेगी नहीं, प्रोडक्शन कौन करेगा? इंडियन कंपनीज। इंडियन कंपनीज को प्रोडक्शन करने के लिए चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर। जितना अच्छा इंडियन कंपनीज प्रोडक्शन करेगी उतना ही बाहर की कंपनीज को फायदा तो मिलेगा, बट अल्टीमेटली हम लोग भी तो सीखेंगे, और उतना ही अच्छा प्रोडक्शन उतना ही अच्छा काम। तो देखो सीधी सी बात है, कितनी सीधी सी बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोडक्शन में प्रमोट्स प्रोडक्शन में क्या दे रखा है? प्रोडक्टिविटी इन प्राइमरी सेक्टर, प्रोडक्टिविटी इन सेकेंडरी सेक्टर, प्रोडक्टिविटी इन टर्शियरी सेक्टर। कितने सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी के? देयर आर 3 सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। 3 सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। पहला सेक्टर कौन सा होता है? पहला सेक्टर होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर। सबको पता है पहला सेक्टर कौन सा? प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा टर्शियरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर, 3 तरीके के सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर के अंदर अगर डेवलपमेंट होगा तो क्या फायदा होगा? थिंक ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विदाउट परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन। अब सोचो, आजकल तो फिर भी इरिगेशन फैसिलिटी हमारे इंडिया में 30 to 40% पहुंच चुकी है। अगर आप प्रोडक्शन करना चाहते हो, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करना चाहते हो, बिना पानी के कैसे करोगे? तो यू रिक्वायर इरिगेशन फैसिलिटीज, यस और नो? तो इफ यू रिक्वायर इरिगेशन फैसिलिटीज, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी, ठीक है, एग्रीकल्चरल कंट्री के लिए, तो इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं होगी, मतलब इरिगेशन फैसिलिटी अपने आप में क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर है। अपने आप में क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, मतलब लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो डेवलपमेंट ही नहीं आ सकता। भाई हमेशा बारिश का वेट करते रहोगे क्या? गया वो टाइम जब बारिश, हाँ ठीक है आ जाओ, ऐसे करते थे। अभी वो टाइम नहीं है, अभी बारिश है, नहीं है तो भी काम होगा, है तो भी काम होगा। तो इरिगेशन फैसिलिटीज को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है अगर आप अपने एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हो। तो दे रखा है इसमें, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन देन वुड डिपेंड एंटायरली ऑन रेनफॉल, ठीक है। फार्मर वुड सो द सीड ओनली इफ इट रेन्स, अगर रेन आएगी तो ही हम क्या करेंगे, लगता है कि यहां बारिश आएगी तो ही दे गोइंग टू सो द सीड्स, अदरवाइज नॉट। If the rainfall is deficient, sowing would also be deficient. It means that in the absence of permanent means of irrigation, which is an important component of economic infrastructure, actual output of agriculture will remain lower than the attainable output. मतलब जितना हम कर सकते थे उतना हम अटेन नहीं कर पाए। जैसे अपन बोलते हैं ना कि आप लोग पढ़ाई कर सकते हो बट करते नहीं हो, तो आप में बहुत दिमाग है, आप पढ़ सकते हो बट आप पढ़ते नहीं हो। तो दिस इज योर लेवल, और आप इसी लेवल पे काम करना चाहते हो, आप चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। तो इसके साथ टॉपिक भी समझाया, टॉन्ट भी मार दिया। आगे देखो, नेक्स्ट दे रखा है प्रोडक्टिविटी इन सेकेंडरी सेक्टर। तो प्रोडक्टिविटी इन सेकेंडरी सेक्टर क्या बोलता है? थिंक ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन विदाउट सोर्स ऑफ एनर्जी एज कोल, पेट्रोलियम एंड इलेक्ट्रिसिटी। सोचो इकोनॉमी में ना तो कोल है, ना पेट्रोलियम है, ना इलेक्ट्रिसिटी है। अब सोचो प्रोडक्शन हो सकता है? हो सकता है क्या? ना कोल, ना इलेक्ट्रिसिटी, ना पेट्रोलियम, पॉसिबिलिटीज नहीं है। भूल जाओ इकोनॉमी को। पेट्रोल नहीं है, कार्स खत्म, ट्रांसपोर्टेशन ऑलमोस्ट खत्म, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लोग सब खत्म, प्रोडक्शन खत्म। सोलर में हम लोगों ने अभी तक इतना डेवलपमेंट नहीं करा कि हम लोग सोलर एनर्जी से अभी भी प्रोडक्शन कर सके। सोलर एनर्जी से घर के गीजर चल सकते हैं, पानी गर्म कर सकते हैं, 2-4 लाइटें जला सकते हैं, एसी भी नहीं चल सकता सोलर एनर्जी से अभी। तो इतनी हैवी इलेक्ट्रिसिटी भी हम लोग प्रोड्यूस नहीं कर पाते। तो सोचो फिर कैसे काम चलेगा? आ रही है बात समझ में? यार डिपेंड करता है, घर में एक एसी है और काफी अच्छा सोलर पैनल लगा रखा है तो चल जाएगा, और नहीं है तो फिर नहीं चल पाएगा। तो इसके लिए घर भी तो बहुत बड़ा चाहिए आपको। प्रोडक्शन इन टर्शियरी सेक्टर नहीं, परहैप्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन विल देन डिपेंड ऑन विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी, और आपको पता है विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी में अभी तक इतना डेवलपमेंट आया नहीं है। हाउएवर दीज आर स्टिल अंडरडेवलप्ड सोर्सेज ऑफ एनर्जी इंप्लाइंग लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। अगर इन्हीं पे डिपेंडेंट हो जाएंगे तो लोअर लेवल ऑफ क्या हो जाएगा? प्रोडक्टिविटी हो जाएगा। शो मत करो। आगे देखो प्रोडक्टिविटी इन टर्शियरी सेक्टर। तो टर्शियरी सेक्टर क्या बोलता है? टर्शियरी सेक्टर सबको पता है, सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर तो चल ही नहीं सकता बिना कम्युनिकेशन के। सोचो इंश्योरेंस चल सकता है क्या? इंश्योरेंस बिना कम्युनिकेशन के चल नहीं सकता, बैंकिंग बिना कम्युनिकेशन के चल नहीं सकता। सोचो वो टाइम जब सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन बैंकिंग हुआ करती थी। अरे अगर आपको किसी को चेक भेजना भी है या तो जाके उसके अकाउंट में पैसा डलवाओ, IMPS, NEFT सब बंद हो जाता है। यार आप सोचो कैसे काम चलता। मतलब अगर किसी को पैसे देने हैं, मतलब आज तो सोचो कितना ज्यादा डेवलपमेंट आ गया। पैसे सेंड करना इज जस्ट अ लाइक सेकंड्स थिंग।
सिर्फ सेकंड्स के अंदर आप क्या कर सकते हो, सारे के सारे ट्रांजैक्शन कर सकते हो, ठीक है। सेकंड्स के अंदर मैं ऐसे किसी को पैसा ट्रांसफर कर सकता हूँ आईएमपीएस के थ्रू। बट पहले तो ये चीजें पॉसिबल थी नहीं इकोनॉमी के अंदर। पहले तो क्या होता था, ठीक है, पैसों के लिए वो मनी ऑर्डर आता था, सुना था एक टाइम, देयर वाज अ टाइम जहां पे मनी ऑर्डर आया करता था, ठीक है, वो ठीक है, घर से पैसे आए 800 रुपए, ठीक है, पूरे महीने का खर्चा। अभी ऐसा तो होता नहीं है, अभी इट्स लाइक इट्स सो इजी। अभी क्या हो चुका है, इतना इजी, हाँ पापा 2000 रुपए पेटीएम करना, कर दी, ले टन टन टन। समझ रहे, ऐसा होता है। नहीं, डिपेंड करता है कि कौन मांग रहा है, ठीक है, किस काम के लिए मांगे जा रहे हैं, उस पर डिपेंडेंट होता है। अब वन कम टू द टर्शियरी सेक्टर, लेट अस कंसीडर टूरिज्म एज ए प्रोडक्शन एक्टिविटी। अब चलो टूरिज्म की बात करते हैं। तो कैन टूरिज्म बी अ प्रोडक्टिव एक्टिविटी इन एब्सेंस ऑफ रैपिड मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन? ठीक है, क्या हो सकता है, क्या टूरिज्म हो पाएगा? लोग अपने कंट्री बना दी जहां पे क्या नहीं है, जहां पे आपके पास प्रॉपर मींस ऑफ क्या नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, तो टूरिज्म आएगा तो घूमेगा कैसे, यहाँ पे देखेगा कैसे, कंट्री को एक्सप्लोर कैसे करेगा? Certainly not. In the absence of rapid means of transportation and communication, tourism would perhaps exist only hobby of the explorers like Columbus, Vasco da Gama. मतलब सिर्फ किन लोगों के लिए रह जाएगा जो एक्सप्लोर करना चाहते हैं। आजकल है ना, इनके नाम नहीं चलते, ठीक है, कोलंबस और वास्को डी गामा। कोलंबस तो पता ही होगा, द वन हु डिस्कवर्ड अमेरिका, है ना, और वास्को डी गामा द वन हु डिस्कवर्ड इंडिया। वास्को डी गामा और कोलंबस दोनों इंडिया की तलाश में गए थे, क्योंकि इंडिया उस सेंचुरी में, 15th सेंचुरी में, ठीक है, इंडिया वाज द कंट्री जो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट में थी। इंडिया को सारी टेक्नोलॉजी पता थी उस टाइम पे, और बनाती इंडिया ही थी टेक्नोलॉजी उस टाइम पे। जब दूसरी कंट्री सिर्फ क्या करते थे, दूसरी कंट्री बो एंड एरो लेके, ठीक है, शिकार करने जाते थे, और हम लोग क्या करते थे, एक्चुअली हम लोग इंडस्ट्रियलिस्ट बन चुके थे उस टाइम पे। बट वो ठीक है, उन्होंने खराब किया अंग्रेजों ने, जो भी आपको पता है। तो लाइक 4000 ईयर्स तक इंडिया को क्या करा गया है, एक्सट्रैक्ट किया गया है, एक्सप्लॉइट करा गया इंडिया को 4000 सालों तक अलग अलग तरीके से। इट वॉज रियल सोने की चिड़िया, ठीक है, बाय मतलब जो नेम था ना सोने की चिड़िया, वो एक्चुअली थी इतना सोना, इतना चांदी, इतना सब कुछ था हमारी कंट्री के अंदर, सब कुछ था हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है। प्रोडक्टिविटी हाईएस्ट थे, दिमाग लोगों का बहुत तेज था, इसलिए ओवरऑल वी यूज्ड टू कॉल दिस, ठीक है, सोने की चिड़िया। और उन्होंने सब खराब कर दिया, दे हैव डिस्ट्रॉयड ईच एंड एवरीथिंग। हमारी कंट्री ऐसी थी नहीं, ठीक है, सब पूरी दुनिया की नजर थी हम पे। एक ने डिस्कवर करा, एक लूटने आ गया, ठीक है, अरब कंट्रीज से यहाँ पे लोग आ गए। मुगल्स कहां से हैं? दे आर फ्रॉम अरब कंट्रीज, वो थे थोड़ी इंडिया के अंदर। फिर धीरे धीरे इस तरीके से इंडिया एक्सप्लॉइट हुआ। चलो जो भी है, बट मैं आपको क्या बता रहा हूं कि अब जैसे हमारा कंट्री है, तो आपने वो सुने, एक पर्सन है नाज डेली करके, उसकी कंपनी है नाज डेली, पता है मुझे, वो मंजरिया वीडियोस बनाता है। देयर इज वन पर्सन, उसने शॉर्ट वीडियोस बनाना चालू करा था, नॉट लाइक टिकटॉक, वो इंफॉर्मेटिव। और वो क्या करता था, ठीक है, वो पूरी दुनिया घूमा, मतलब उसकी हॉबी थी ये, वो पूरी दुनिया घूमा, पूरी दुनिया की हर कंट्री में गया, पूरी दुनिया की मतलब हर कंट्री और हर जहां जहां वो जा सकता था, जितना उसके लिए मैक्सिमम पॉसिबल था वो वहां तक जाता था, गया, ठीक है। और वहां जाके नाज डेली, ठीक है, कुछ नाज डेली, ठीक है, तो उसने पता है क्या किया, उसने वहां जाके उनके कल्चर को जानने की कोशिश करी। तो वो जैसे वीडियो बना रहा था, he went to like country like he came to country like इंडिया में आया, और इंडिया में आके बोलता है कि इंडिया इज ए कंट्री जो कि फेमस है अपने फेस्टिवल्स के लिए, इसके लिए, उसके लिए। इतनी सेंचुरी से चल रहा है, ठीक है, 1 मिनट में इंफॉर्मेशन दे देगा, ठीक है, दिस इज 1 मिनट, सी यू टुमारो, और फिर अगले दिन मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करता है, वो पूरी दुनिया इसने विजिट करी है और वीडियोस बनाए। तो उन लोगों के लिए रह जाता सिर्फ एक कंट्री जहां पे कम्युनिकेशन और जहां पे ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ। तो उसने ऐसी कंट्रीज भी विजिट करी है जहां पे कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन की सच में कमी थी, और वो उन कंट्रीज को भी विजिट करा रहा था। क्यों? क्योंकि हम लोग वहां पे जा नहीं सकते, क्योंकि वो हमारी कनेक्टिविटी में टच नहीं है। समझ आई बात? यस और नो? इसलिए तो ये कोलंबस, वास्को डी गामा, दस अक्रॉस ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, हाई प्रोडक्टिविटी इज पॉसिबल व्हेन देयर हैव गुड इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। समझ आया कि नहीं आया? बोलो, समझ आ गया? बंद कर दो वीडियो।